हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल एवं भी टीचिंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 और मुख्य सेविका की तैयारी मुख्य रूप से करवाई जाती है, जिसमें हम मुख्य सेविका का सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं। अगर से आप मुख्य सेविका की तैयारी कर रहे हैं तो उसका सिलेबस ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर से सिलेबस देखेंगे तो आपको टॉपिक आसान लगने लगेगी। ठीक है। इसके सिवाय हम मुख्य सेविका का सिलेबस डिस्कशन किए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं। पहला सोशियोलॉजी का पार्ट, दूसरा होम साइंस का पार्ट। तो अभी हम होम साइंस वाला पार्ट कवर करवा रहे हैं। और अगर से आप नोट्स बना रहे हैं तो ये मेथड ज़रूर अपनाइएगा। पहले मतलब एक सोशियोलॉजी का बनाइएगा, एक होम साइंस का बनाइएगा, या तो मोटी कॉपी ले लीजिएगा एक साइड होम साइंस का उसी में, और फिर सोशियोलॉजी का। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक टॉपिक 14 है। टॉपिक नंबर 14 है, जिसमें हम किण्वन बताएंगे, अंकुरण बताएंगे एवं पोषक तत्व के संरक्षण हेतु अन्य विधियां बताएंगे। जिसमें हम कुछ विधियों पर चर्चाएं कर दिए हैं। कुछ विधियों पर चर्चाएं मतलब भोजन कैसे पकाया जाता है, उसकी कौन कौन सी विधियां हैं, उसकी विधियों के बारे में बता दिए हैं। फिर कैसे भोजन पकाते समय किन किन पोषक तत्वों की हानि होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट की हानि होती है, प्रोटीन की होती है, विटामिन की होती है। इसके बारे में चर्चाएं कर दी हैं। 2 वीडियोज इससे पहले पढ़ चुके हैं। आज हमारा तीसरा वीडियोज है। आज ख़त्म हो जाएगा। फिर आपको नोट्स और पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हाँ, और ध्यान दीजिएगा, जो यूट्यूब पर मेरी वीडियोज हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जबकि आपको नोट्स और पीडीएफ लेने के लिए एक पेमेंट करना पड़ेगा 199 का। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी गई है। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपको एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, वहाँ ज्वाइन हो जाएंगे तो वहाँ पे सारा नोट्स और पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। और ये जो पीडीएफ हम दे रहे हैं आज का, ये 100% एकदम पूरा परफेक्ट है। यहीं से क्वेश्चन आएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमने बता दिया कि किण्वन, अंकुरण एवं पोषक तत्व संरक्षण की अन्य विधियाँ कौन कौन सी हैं। इसके पहले एक बार हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कौन कौन से हम बताए थे भोजन पकाने की विधियाँ बताए थे। इसमें कौन कौन सी विधि बताए थे? 3 विधि बताए थे। पहला विधि बताए थे नम विधि द्वारा, फिर शुष्क विधि द्वारा, फिर तेल या घी विधि द्वारा। नम में हम इतना बताए थे, उबालना, धीमी आंच पर भाप से पकाना, प्रेशर कुकर से पकाना। और शुष्क विधि में बेकिंग, भूनना, ग्रिल में पकाना, ये बताए थे। पूरी तरह से तलना, मतलब इसमें पूरी तरह से तलना या हल्के तेल में तलना, ये विधियाँ बताए थे। ठीक है। आगे क्या है? आगे कैसे भोजन को पकाया जाए कि जो पोषक तत्व जो नष्ट होते हैं, हाँ, भोजन को पकाते समय कौन कौन से पोषक तत्व नष्ट होते हैं, ये हम बताए थे सेकंड वीडियोज़ में। ये यहाँ पे दिया है। हाँ, ये पोषक तत्व को पकाते समय कौन कौन से भोजन पकाते समय कौन कौन से पोषक तत्व नष्ट होते हैं। जैसे इसमें विटामिन दे दिया है, विटामिन ए नष्ट होता है, फिर विटामिन बी नष्ट होता है, विटामिन सी नष्ट होता है, प्रोटीन नष्ट होता है, वसा नष्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट नष्ट होता है, खनिज लवण नष्ट होते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, आज हम वही बताएंगे पोषक तत्वों का संरक्षण कैसे किया जाए। ये आपको टॉपिक में दिया है, पर्टिकुलर उसमें से भी डिफाइन कर दिया है, अंकुरण और किण्वन। ठीक है, अंकुरण और किण्वन को डिसाइड कर दिया है। ओके, तो चलिए देखते हैं पोषक तत्वों का संरक्षण कैसे किया जाता है। भोजन तैयार करने व पकाने की प्रक्रिया के दौरान पोषक तत्व सुरक्षित रखने के लिए पोषक तत्वों को सुरक्षित रखना ही पोषक तत्वों का संरक्षण कहलाता है। इसके कुछ सामान्य विधियां हैं जिसका प्रयोग करके हम भोजन के पोषक तत्वों को संरक्षित कर सकते हैं। ऊपर हम बताए थे इससे पहले कि कौन कौन से भोजन पकाते समय कौन कौन से पोषक तत्व नष्ट होते हैं। आज हम बताएंगे पोषक तत्व को कैसे हम संरक्षित करेंगे। फिर हम एक बार बता देते हैं, 2 वीडियोज डाल चुके हैं भोजन बनाने की विधियाँ, पोषक तत्व कौन कौन से नष्ट होते हैं वो। आज पोषक तत्वों को संरक्षित करने की विधि हम बताएंगे। ठीक है। पहला दिया है, सब्जियों को काटने से पहले धोना चाहिए, काटने से पहले, ताकि उसमें खनिज तत्व एवं विटामिन नष्ट ना हो। खाद्य पदार्थों की आवश्यकता से अधिक नहीं धोना चाहिए। दूसरा दिया है, सब्जियों के छिलके निकालते समय ध्यान रखें कि छिलकों को जितना हो सके पतला छीलें, क्योंकि इसके नीचे ही विटामिन और खनिज होते हैं। थर्ड दिया है, सब्जियों को भोजन पकाने से ठीक पहले बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेना चाहिए, क्योंकि छोटे टुकड़ों में काटने से पोषक तत्व की हानि होती है। फोर्थ दिया है, यदि सब्जियों को पानी से पकाना है,
सब्जियों को पानी से पकाना है तो इन्हें उबलते हुए पानी में डालना चाहिए, पानी से पकाना है तो उबलते हुए पानी में डालना चाहिए, ऐसे नॉर्मल पानी में नहीं डालना चाहिए। नेक्स्ट दिया है भोजन पकाने के लिए आवश्यकता अनुसार ही पानी का प्रयोग करना चाहिए, अतिरिक्त बचे हुए पानी को फेंकना नहीं चाहिए। क्योंकि अतिरिक्त पानी में ही जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो उसमें घुल करके जो है नष्ट हो जाते हैं। नष्ट होने का मतलब अगर से फेंक देते हैं तो वो नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दिया है भोजन पकाते समय खाने वाले सोडे का प्रयोग ना करें। खाने वाले सोडे का प्रयोग लगभग लोग कर देते हैं ना, बेकिंग सोडा जिसको बोलते हैं, तो उसका प्रयोग ना करें। भोजन पकाते समय इमली नींबू के रस का प्रयोग से विटामिनों के संरक्षण में सहायता मिलती है। अगर से आप भोजन पकाते समय इमली या नींबू के रस का प्रयोग कर रहे हैं तो विटामिनों के संरक्षण में सहायता मिलती है, ठीक है। आगे क्या दिया है, चावल पकाते समय उतने ही पानी का प्रयोग करें जो पकाने के दौरान अवशोषित हो जाए। नेक्स्ट दिया है ऐसे बर्तनों में भोजन पकाएं जिसका ढक्कन अच्छी तरह से बंद हो। जब आप बिना ढक्कन के भोजन पकाते हैं तो अधिकतर पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट दिया है भोजन की आवश्यकता से अधिक नहीं पकाना चाहिए, इससे अधिकतर पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। अगला दिया है पोषक तत्वों के संरक्षण के लिए भोजन पकाने की उसी विधि का प्रयोग करें जिसमें भोजन तीव्रता से पक जाए। यहाँ 10 वाला जो दिया है भोजन की आवश्यकता से अधिक पकाने से उसका पोषक तत्व नष्ट हो जाता है। आप देखते होंगे कभी सब्जी बनाते होंगे, अगर से वो सब्जी ज़्यादा पका देते हैं हम लोग तो उसका जैसे अजीब सा स्वाद आने लगता है, ठीक है। और इसके सिवाय आगे भी कुछ विधियां दिया गया है, उसमें कुछ विधियां कौन कौन से दिया है पहले देखिए। इसमें संवर्धन के क्या क्या, संवर्धन का मतलब बढ़ाने के, पौष्टिक तत्व बढ़ाने के कौन कौन सी विधियां हैं। आप भोजन पकाने की विभिन्न विधियों और पकाते समय पोषक तत्वों के संरक्षण की विधियों से अवगत हो गए हैं। यह बहुत अच्छा होगा अगर हम लागत के वृद्धि किए बिना भोजन के पौष्टिक तत्वों को संवर्धन करें। क्या आप ऐसे करने के कुछ तरीके सुझा सकते हैं। एक विशिष्ट पद्धति द्वारा भोजन के पोषक तत्वों में सुधार करने की प्रक्रिया को पोषण संवर्धन कहते हैं। आपको भोजन के पौष्टिक तत्वों के संवर्धन के उद्देश्य समझना चाहिए जो निम्नलिखित होते हैं। निम्नलिखित में सहायक होता है। पहला है शरीर के पोषक तत्वों की आवश्यकताओं के अनुरूप भोजन उपलब्ध कराता है। दूसरा है भोजन के उचित चयन तैयार करने को उचित अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट क्या दिया है, संतुलित आहार उपलब्ध कराता है। ये पोषक तत्व को अगर से पोषक तत्व संरक्षित रहते हैं तो ये हमारे बॉडी के लिए इतने लाभदायक होते हैं। पहला दिया है संतुलित आहार उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट दिया है भोजन के स्वाद और रंग रूप सुधार करता है। नेक्स्ट दिया है विविध प्रकार के भोजन उपलब्ध कराता है। अगला दिया है भोजन के पौष्टिक तत्वों को ध्यान में रखते हुए दैनिक आहार को नियोजन करने में सहायता करता है। गरीबी को कुपोषण संबंधी रोगों से सुरक्षा करता है। अच्छी भोजन आदतें को विकसित करता है। ये इतना मतलब अगर से भोजन जो है पोषक तत्व संवर्धित है भोजन में तो ये हमारे बॉडी के लिए इतना फ़ायदा करेगा, वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगा। उसके रंग रूप में सुधार होगा जिससे हमारा टेस्ट जो है अच्छा टेस्ट हमको लगे। इसके सिवाय पौष्टिक तत्वों को हमको प्रचुर मात्रा में दिलाता है जिससे हमारा स्वास्थ्य वर्धन रहे, ठीक है। रोगों से रक्षा करता है, ये बताया गया है। अब यहाँ दिया है भोजन के पौष्टिक तत्वों के संवर्धन की विधियाँ, मेन विधियाँ जो दिया है। पहला संयोजन दिया है जो आपकी बुक में नहीं दिया, सिलेबस में नहीं दिया, इसको नहीं पढ़ना है, फिर भी मैं पढ़ा दूंगी। दूसरा है किण्वन विधि जिसके खमीरी उठना भी बोलते हैं, हिंदी में खमीरी उठना बोलते हैं। नॉर्मली जैसे हम इडली वगैरह कर भिगो कर रख देते हैं ना तो उसमें खमीरी उठती है, ठीक है। नेक्स्ट दिया है अंकुरण भी, जर्मिनेशन भी हमको पढ़ना है। तो पहला दिया है संयोजन मेथड में क्या है, कोई एक भोजन हमें सभी पोषक तत्व उपलब्ध नहीं कराता है, इसलिए विविध प्रकार के भोजन खाते हैं। उदाहरण के लिए हम रोटी को सब्जी के साथ, चावल के साथ, दाल के साथ खाते हैं। हम नियमित आहार में सलाद, दही, छाछ, चटनी, अचार, पापड़ आदि को करते हैं। सभी पौष्टिक तत्वों का सेवन करने से सबसे आसान तरीका यह है विभिन्न भोजन समूहों से पोषक पदार्थों के संयोजन एक मिश्रण को अपने भोजन में शामिल करना। इसी प्रकार हम एक व्यंजन में अनेक भोज्य पदार्थों को शामिल करके सभी पोषक तत्वों को प्राप्त कर सकते हैं, जैसे खिचड़ी, ढोकला, मिस्सी, रोटी। ऐसे उदाहरण, जैसे खिचड़ी में हम एक साथ उसी में बहुत सारी चीज़ डाल देते हैं। खिचड़ी जैसे दाल हुआ, चावल डाल देते हैं, फिर न्यूट्री डाल देते हैं, न्यूट्री मीन्स सोयाबीन डाल देते हैं, कोई उसी में आलू भी डाल देता है, टमाटर भी। तो ये सब डाल के मिक्सअप करके बनाते हैं। तो यानी कि संयोजन का मतलब होता है मिश्रण करना। जब हम एक साथ बहुत सारे भोजन करते हैं तो हमें बहुत सारे प्रोटीन मिल जाते हैं, बहुत सारे पोषक तत्व एक साथ मिल जाते हैं। जैसे हम दाल के साथ चावल खाते हैं, चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, दाल में क्या पाया जाता है,
प्रोटीन पाया जाता है। वहीं पे रोटी है, रोटी में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट दोनों पाया जाता है। फिर उसके साथ साथ हम सब्जियां खाते हैं, सब्जियों में जो हम तेल डाल के उसको भूजते हैं तो उससे हमें फैट मिल जाता है। प्लस सब्जियों में जो है वो मिनरल्स पाए जाते हैं, मिनरल्स मिल जाता है। तो इस तरह से हमको बहुत सारे न्यूट्रिएंट मिल जाता है। इसी को संयोजन कहते हैं। क्लियर, संयोजन कहते हैं। इसमें आगे दिया है विभिन्न पौष्टिक तत्वों की गुणवत्ता में सुधार कराता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा किस प्रकार होता है? यहाँ कुछ उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। आप जानते हैं अनाज में विशिष्ट प्रकार के एनिमो अम्ल की कमी होती है। अनाज में विशिष्ट प्रकार के अमीनो अम्ल की कमी होती है। ये अम्ल दालों में विद्यमान होते हैं। जब हम चावल और दाल मिलाते हैं तो इन प्रोटीनों की गुणवत्ता उतनी ही अच्छी हो जाती है जितनी कि दूध में होती है। जब हम दाल चावल को एक साथ मिलाते हैं तो उसकी गुणवत्ता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उतना ही जितना कि दूध में होता है। ठीक है, आदर्श रूप से देखें तो अनाज, गेहूँ, चावल, बाजरा, मकई, 2 दालों, फलियों तथा तेली बीजों जैसे मूंगफली, तिल के बीजों तथा दूध के उत्पाद के मिश्रण किया जाता है ताकि हमें अपने आहार में प्रोटीन की अच्छी गुणवत्ता मिल सके। इसमें क्या दिया है? अगर से हम आदर्श रूप से देखें तो इसके साथ साथ अनाज में चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मकई, अगर से हम जैसे गेहूं का आटा है, गेहूं का आटा मार्केट में जो मिलता है उसमें बहुत चीज़ों का मिक्सअप होता है। तो इससे हमें बहुत सारे जैसे किसी में जैसे मक्का का आटा हुआ तो उसमें कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में होता है, तो वो हमको कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। गेहूं में भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, तो वो दोनों हमको साथ साथ मिल जाता है। इसी तरह दलिया में दिया है, दाल में दिया है, दालों, फलियों, तेल बीजों जैसे मूंगफली, तेल बीजों एवं दूध के उत्पादों के साथ मिश्रित किया जाता है ताकि हमको प्रोटीन की अच्छी गुणवत्ता मिल सके। क्लियर, आगे दिया है प्राप्त हो सके इन सब्जियों में जैसे पालक, मेथी, गाजर में विटामिन और खनिज तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। इन्हें जब आहार में सम्मिलित किया जाता है तो भोजन के पौष्टिक तत्वों में व्यापक संवर्धन होता है। क्या दिया है? इसी प्रकार सब्जियों में जैसे पालक, मेथी, गाजर में विटामिन और खनिज तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इन्हें जब आहार में शामिल किया जाता है तो इन्हें पौष्टिक तत्वों की व्यापक संवर्धन होता है। बातें क्लियर हुआ? मेथी और गाजर में जो है मिनरल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, विटामिन और मिनरल। जब इनको आहार में सम्मिलित किया जाता है तो इससे बहुत सारे पौष्टिक तत्व हमारे शरीर में चले जाते हैं। आगे क्या दिया है? लाभ इससे क्या होता है? पहला क्या है? भोजन की लागत में वृद्धि किए बिना समान भोजन समूह या विभिन्न भोजन समूहों से 2 भोजनों के मिश्रण से आहार की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है। यह एक सामान्य तकनीकी है जिसका प्रयोग करके प्रत्येक परिवार में आसानी से किया जा सकता है। इसमें क्या दिया है? भोजन की लागत में वृद्धि किए बिना, भोजन की लागत में यानी कि बिना कॉस्टली भोजन खाए, बिना महंगा भोजन खाए ही 2 भोज समूहों को मिला करके इसकी गुणवत्ता को सुधारा जा सकता है। यह एक बहुत इजी विधि है जो लगभग सामान्य घरों में किया जा सकता है। क्लियर, आगे अब किण्वन आया। किण्वन आपके बुक में पढ़ना है। ठीक है, फर्मेंटेशन, इसमें क्या दिया है? किण्वन वह प्रक्रिया है जिसमें भोज्य पदार्थों में उपस्थित या दही आदि के रूप में शामिल किया जाता है। सूक्ष्म जीवाणु भोजन में पहले से विद्यमान पोषक तत्वों को साधारण व बेहतर रूप में परिवर्तित कर देते हैं। देखिए, जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं, सारे बैक्टीरिया हार्मफुल नहीं होते हैं, कुछ लाभदायक भी होते हैं। तो भोजन के लिए कुछ बैक्टीरिया जो है लाभदायक होती हैं। जैसे यहाँ किण्वन में लाभदायक बैक्टीरिया होती है, लाभदायक बैक्टीरिया। ठीक है, इसमें क्या दिया है? भोज्य पदार्थों में पहले से कुछ सूक्ष्म जीवाणु जो है वो विद्यमान रहते हैं जो पोषक तत्वों को बेहतर बना देते हैं, जिससे क्या होता है? नए पोषक तत्वों जैसे विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। बातें क्लियर हुआ? ये अच्छे से पढ़ लीजिए और नोट डाउन करते जाइएगा। कुछ विषाणु मत लिखिएगा, विषाणु मीन्स वायरस हो जाएगा, जीवाणु मीन्स बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो पोषक तत्वों में पहले से विद्यमान होते हैं और ये उनके पोषक तत्वों को और ज़्यादा सुधारते हैं। जैसे उसके मिलने से विटामिन सी बन जाता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बन जाता है। बातें क्लियर हुआ? आगे क्या दिया है? क्या आप किण्वन भोजनों के नाम बता सकते हैं? जी हाँ, दही, ब्रेड, खमन, ढोकला तथा इडली किण्वन भोजन के उदाहरण है। क्या आपने कभी भटूरे बनाए हैं? भटूरे बनाने के लिए परिष्कृत आटा है, मैदे को के साथ थोड़ी दही मिलाकर उसे गूँथ कर कुछ घंटों के लिए छोड़ देते हैं। दही में
लैक्टस नामक क्या पाया जाता है, लैक्टिन नामक क्या पाया जाता है, जीवाणु पाया जाता है। प्रोटीन भी पाया जाता है, लैक्टस नामक जीवाणु पाया जाता है जो उसके लिए बहुत ज़्यादा जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। हम बोले हैं जीवाणु जो होते हैं कुछ लाभदायक भी होते हैं, तो जो दही में पाया जाता है लैक्टस नामक जीवाणु वो बहुत ही लाभदायक होता है। इसीलिए जब भटूरा बनाते हैं भटूरे के आटे में ये दही थोड़ा से डाल देते हैं जिससे उसमें खमीरीकृत हो जाता है। ठीक है, आगे क्या दिया है, इस अवधि के दौरान गूथा हुआ आटा बढ़ जाता है, यानी कि वो फूल कर बढ़ जाता है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? जब आप मैदे के साथ दही मिलाते हैं तो सूक्ष्म जीवाणु तेजी से विकसित होने लगते हैं। ये किण्वन की प्रक्रिया आरंभ कर देते हैं जिसके साथ गूथी हुई सामग्री बढ़ने लगती है और इसकी मात्रा दुगनी हो जाती है। बातें क्लियर हुआ? अब क्यों बढ़ जाता है मैदा को जब हम गूथ के रखते हैं दही के साथ, क्यों बढ़ जाता है, ये बातें समझ में आ गई। इससे लाभ क्या होता है ये देख लीजिएगा। पहला दिया है किण्वन, इससे भोजन को सुपाच्य में सुधार करता है। सूक्ष्म जीवाणु जो किण्वन की प्रक्रिया को जन्म देते हैं वे प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट के छोटे भागों में खंडित कर देते हैं जिसके कारण भोजन को पचाना आसान हो जाता है। जो जीवाणु उसमें उपस्थित रहते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटीन के सबसे सूक्ष्मतम रूप में, यानी कि अमीनो अम्ल। प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, अमीनो अम्ल से। हम ये बताए हुए हैं पोषक तत्व जब पढ़ा रहे थे, भोजन के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व, भोजन में उपस्थित सभी आवश्यक पोषक तत्व, तो उस वीडियो में बताए हैं। प्रोटीन का सबसे छोटा इकाई जो होता है अमीनो अम्ल, कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा इकाई ग्लूकोज। तो जब ये जीवाणु क्या करते हैं, भोजन में उपस्थित प्रोटीन को उसके छोटे रूप में तोड़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट को उसके छोटे रूप में तोड़ते हैं जिससे भोजन को पचाना आसान हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट है किण्वन विधि में स्पॉन्जी और नरम होते हैं। ये स्पॉन्जी और नरम होते हैं, इनके कारण भोजन बच्चों तथा बुजुर्गों के लिए उपयोगी होता है। आगे क्या दिया है, अब अंकुरण विधि। ये किण्वन विधि आप पढ़ लिए। किण्वन विधि क्या होता है, किण्वन विधि में भोज्य पदार्थों में पहले से ही कुछ जीवाणु उपस्थित होते हैं जो भोजन के लिए लाभदायी होते हैं। वे भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को और बढ़ा देते हैं जिससे वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। जैसे हम इसमें एग्जाम्पल दिया है, भटूरे जब आप बनाते हैं या इडली के आटे को जो भी आटा रहता है चावल का, उसको भिगो कर रखते हैं तो उसमें खमीरीकृत हो जाता है, वो फूल जाता है। तो इडली भी होता है। तो ये जीवाणु क्या करते हैं, उसमें जितने भी पोषक तत्व रहते हैं जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, उसके सूक्ष्मतम रूप में तोड़ देता है और उसके जो भी रहते हैं पोषक तत्व उसको और मात्रा में बढ़ा देता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत स्वास्थ्यदायक होता है और बहुत लाभदायक होता है। क्लियर? अब अंकुरण विधि क्या होता है, इसमें क्या होता है, साबुत मूंग या चने के दाने लीजिए, उन्हें थोड़ी से पानी में पूरी रात भिगो दीजिए। अगले दिन आप क्या देखेंगे, जी हाँ, उसका आकार बदल जाएगा, वे छूने में नरम हो जाएंगे। यदि आप उन दोनों को मलमल के कपड़े में बांधकर 12 से 14 घंटे के लिए छोड़ देते हैं तो आप क्या देखेंगे, दाल में छोटे छोटे अंकुर निकल रहे हैं। यह प्रक्रिया अंकुरण कहलाती है। इसमें क्या दिया है, चने ले लीजिए, चने या मूंग की दाल, इसमें मूंग दिया है, यहाँ देखिए फिगर दिया है, मूंग की दाल और चने ले लीजिए, इसको थोड़ा से भिगो दीजिए। भिगोने के बाद आप क्या देखेंगे कि ये फूल जाता है। ठीक है, लेकिन जब उसको एक मलमल के कपड़े में बांध देंगे 12 से 24 घंटे के लिए तो देखेंगे उसमें से छोटे छोटे आँक निकल आते हैं, आँक जिसको अंकुर बोलते हैं। ठीक है, चना तो आप लोग नॉर्मली देखे ही होंगे, चना देखे होंगे तो उसमें निकल आता है। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, अंकुरण बोलते हैं। आगे क्या दिया है, गेहूं, बाजरा, ज्वार आदि अनाजों में भी अंकुरण किया जा सकता है। इन अनाजों को छाया में सुखाकर तवे पर हल्का भूना जा सकता है, तवा में हल्का भूना जा सकता है। इन्हें पीस कर युवा, बच्चे, बुजुर्ग के लिए कई प्रकार के व्यंजन का प्रयोग किया जा सकता है। मूंग, मटर, काले चने, दाल भी अंकुरित किया जा सकता है और उसके बाद उन्हें भाप में पकाया जा सकता है। नमक, मिर्च, नींबू का रस, चाट मसाला आदि डालकर खाया जाता है। प्रत्येक अनाज दाल को अंकुरित करने के लिए प्रयुक्त होने वाले समय, पानी की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। सामान्य भोजने में 8 से 16 घंटे, अंकुरण में 12 से
24 घंटे का समय लगता है। जिस कपड़े में भीगी हुई दाल बांधी जाती है उन्हें पूरे समय नम रखा जाता है। इसमें क्या दिया है, प्रत्येक अनाज को, जैसे चना हुआ या मूंग की दाल हुई या नॉर्मल दाल हुई, इन सब को अंकुरित होने में अलग अलग टाइम लगता है। किसी को जो है, कोई जो है 8 से 16 घंटे में ही अंकुरित हो जाती है, कोई जो है 12 से 24 घंटे में अंकुरित होती है। क्लियर। इनसे लाभ क्या होता है, लाभ ये दिया है कि यह भोजन को सुपाच्य को बढ़ाता है, क्योंकि कुछ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडित हो जाते हैं और भोजन को सुपाच्य बनाते हैं। क्या दिया है, यह भोजन को सुपाच्य बनाता है क्योंकि कुछ कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो प्रोटीन छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडित हो जाते हैं और भोजन को सुपाच्य बनाते हैं। क्लियर। आगे क्या दिया है, भोजन को लागत बढ़ाए बिना पोषक तत्वों में वृद्धि करते हैं। आपने यह पहले देखा है। तो ये हमारा हो गया अंकुरण। पहला हमने बनाया है, पहला जो बताए हैं, पहला बताया गया है समृद्धि करके, उसमें सम्मिश्रण की, यानी कि एक में मिश्रित करने की विधि को बताया गया है संयोजन विधि। दूसरा जो विधि बताया गया है वो किण्वन विधि। तीसरा जो विधि बताया गया है वो अंकुरण विधि। आपको क्लियर हो गया। संयोजन विधि में क्या बताया गया है, संयोजन विधि में आपको बताया गया है कि संयोजन करने से, संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। जब कई खाद्य पदार्थों को हम एक साथ खाते हैं तो हमारे बॉडी में अलग अलग खाद्य पदार्थ जाते हैं। जैसे हम खाना खाने के साथ सलाद खाते हैं तो सलाद में किसी में मिनरल्स पाया जाता है, विटामिन पाया जाता है और जलों की मात्रा पाई जाती है, तो ये भी हमारे शरीर में जाता है, तो पोषक तत्व ही कहलाता है। किण्वन में क्या होता है, किण्वन में हमने अभी बताया जीवाणु कुछ पहले से उपस्थित रहते हैं जो उसमें उपस्थित पोषक तत्वों को जो है उनकी मात्रा में और संवर्धन कर देते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए लाभदायक होता है। अंकुरण क्या होता है, चना को आप देखें ही, जैसे हम भिगो कर रखने के बाद उसमें से जब अंकुरित दूसरी अंकुरण होने लगे तो उसको क्या बोलते हैं, अंकुरण की विधि बोलते हैं। उसी अंकुरण, वो भी हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। अब भोजन पकाने का महत्व क्या है। भोजन पकाने से सुपाच्य हो जाता है। पकाने से भोजन के रूप, रंग, स्वाद, गंध आदि में वृद्धि हो जाती है। जैसे इसमें गाजर दिया है, चुकंदर दिया है, पालक आदि अन्य को पकाने के बाद इनके रंग में परिवर्तन आ जाता है। पकाने के बाद अधिक चमकदार, आकर्षक दिखने लगता है। तंदूर की रोटी या पराठे, रोस्टर या ब्रेड किए हुए कक का ब्राउन रंग अत्यधिक आकर्षक होता है। जब रोटी या पराठा बनाते हैं तो गूंथे हुए आटों को नरम चिपचिपी गोलियां किस प्रकार करारी रोटी या पराठे में बदल जाती हैं, ये इसमें दिया है। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, PDF हम प्रोवाइड कर देंगे। आगे क्या दिया है, भोजन को पकाकर आप उसमें विविधता ला सकते हैं। भोजन को पकाने के माध्यम से हम उसमें विविधता ला सकते हैं। जैसे हम आलू से सब्जी बनाते हैं, आलू को पराठा भी उससे बना सकते हैं और विभिन्न प्रकार की चीज़ें बना सकते हैं। इसी तरह से रोटी से हम आटा से रोटी बनाते हैं, उससे पूड़ी भी बना सकते हैं। उससे मैदा से हम वो भटूरे भी बना सकते हैं। जैसे तो एक ही चीज़ से पका करके हम बहुत सारी डिश बना सकते हैं। ओके। आगे क्या दिया है, पकाने से भोजन लंबे समय तक खाने योग्य होता है। कुछ भोजन होते हैं जो पकाने से लंबे समय तक रखे जा सकते हैं। पकाने से भोजन सुरक्षित रहता है, यानी कि उसमें सूक्ष्म जो कच्चे भोजन में सूक्ष्म जीवाणु जो है बहुत जल्दी से लग जाते हैं। सूक्ष्म जीवाणु हानिकारक नहीं होते हैं, जबकि कुछ हानिकारक होते हैं। सूक्ष्म जीवाणु जो दूध को दही में परिवर्तित करते हैं वो हानिकारक नहीं होते हैं, यही अभी हम ऊपर बताए हैं। जबकि जो जीवाणु तपेदिक जैसे रोग को जन्म देते हैं वे हानिकारक होते हैं। दूध में वे बैक्टीरिया होते हैं जिनके कारण तपेदिक होती है। ये जीवाणु दूध का उबाल कर उसका पाश्चुरीकरण में मर जाते हैं, इसलिए परिष्कृत दूध को उबाले बिना नहीं पीना चाहिए। ये दिया है इसमें। आगे तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ये नोट्स आप लोग ज़रूर निकलवा लीजिएगा। नोट्स निकलवा करके एक एक चीज़ें पर्टिकुलर हाईलाइट करके पढ़िएगा, इससे अलग क्वेश्चन नहीं पूछेगा इस टॉपिक से। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।